हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो आरसीसी के अंदर अभी तक हमने क्या देखा था, फ्लेक्सुरल बॉन्ड की डिस्कशन चल रही थी। इससे पहले हम एंकरेज बॉन्ड कर चुके हैं कवर। एंकरेज बॉन्ड क्या होता है, इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड जो हमारा आता है वो क्या है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, बेंडिंग की वजह से होने वाला बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो है हमारा बेंडिंग मूवमेंट में चेंज आने की वजह से, उसके अंदर डिफरेंस आने की वजह से डेवलप होता है। ये बॉन्ड क्या करता है हमारा, जब सपोज हमारा यहाँ पे मैंने बीम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको, तो ये हमारा एक बीम है, सपोज कंसीडर मैं करता हूँ हमारे बीम को। तो बीम के अंदर मैंने क्या किया, किसी दो जगह पर, किन्हीं भी दो जगह पर मैंने सेक्शन कंसीडर किया, सेक्शन 1 1 और सेक्शन 2 2। मैंने इस तरह से यहाँ पे सेक्शन कंसिडर किया। इसका जब मैं सपोज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनता है ना, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 2 है और यहाँ पे सेक्शन 1 1 है, ये 1 1 और ये 2 2। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको देखूंगा जब, तो दो सेक्शन कंसिडर करने के बाद मैंने क्या चेक किया कि सेक्शन 2 2 पर हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है, ज्यादा है, और सेक्शन 1 पे बेंडिंग मोमेंट कम आ रहा है कुछ। ये मैंने यहां से चेक किया इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से। तो मैंने यहां पे मोमेंट शो किया 1 पे m, और यहां पे कितना शो किया, m प्लस dm। dm मतलब कोई भी छोटा सा चेंज आपका हो सकता है, बहुत पास पास मैंने ये दोनों एलिमेंट्स लिए हैं, दोनों सेक्शंस लिए हैं, तो कुछ भी आपका dm का चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये dm का चेंज आपका जो होगा, बेसिकली यही जो चेंज आ रहा है इसके अंदर, यही डिफरेंस जो है बेंडिंग मोमेंट का, यही यहां पर बॉन्ड को, फ्लेक्सुरल बॉन्ड को क्या करेगा, यहां पर इसको बनाएगा। मतलब इसी की वजह से फ्लेक्सुरल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा यहां पर, या फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस हमें देखने को मिलेगी बेसिकली, ठीक है। वो चीज अभी थोड़ा डीप में इसको पढ़ेंगे तो डेप्थ में जाएंगे तो चीजों का पता चलेगा कि क्या बोल रहा हूं मैं। अब क्या करता हूं मैं, मैंने थोड़ा सा और इसको और बारीकी से समझने के लिए मैंने क्या किया, इसी पर्टिकुलर सेक्शन को अलग यहां पर ड्रॉ कर लिया। जो मैंने सेक्शन 1 1 और 2 2 यहां पर मैंने दिखाए हैं आप लोगों को, तो सेक्शन 1 1 और 2 2 के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेसेस आ रही हैं वो मैं यहां पर पूरा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब रिप्रेजेंट करने के बाद मैंने देखा कि ये dx लेंथ थी हमारी, कोई भी dx डिस्टेंस इनके बीच का मैंने कंसिडर किया था 1 1 और 2 2 के बीच में। यहां पे मैंने क्या दिखाया कि बेंडिंग स्ट्रेसेस जो आ रही है, देखो सबसे पहले तो बेंडिंग मोमेंट अभी हमने देखा था, तो बेंडिंग मोमेंट यहां पे कितना था m, और यहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना था m प्लस dm। इसी बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या आएंगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी इसके अंदर, कौन सी, कंप्रेसिव और टेंसाइल। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कौन सी आएंगी, सी फोर्स। तो c प्लस डी कुछ एक्स्ट्रा जो आएगा इस मूवमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, ये फोर्स आएगी, और यहां पर कितनी आएगी, सी फोर्स, जो कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग आएगी। तो सी फोर्स भी आपकी क्या रहेगी, थोड़ी सी कम रहेगी। ऐसे ही टेंसाइल फोर्स की जब बात करेंगे तो टेंशन भी आपकी क्या रहेगी यहाँ पे, टी प्लस डी टी, और लेफ्ट साइड पे टी आपकी फोर्स रहेगी। तो सभी फोर्सेस में मैंने यहां पर चेक किया कि राइट साइड, मतलब सेक्शन 2 2 पे देख रहा हूं, राइट लेफ्ट मत सोचो, क्योंकि मिड पोर्शन के जब मैं इधर जाऊंगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा, वो भी आगे देखेंगे। तो फिलहाल देखो सेक्शन 2 2 पे मैं जितनी भी फोर्सेस या जितनी भी स्ट्रेसेस यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, सबके अंदर क्या है, कुछ थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा है। तो वो जो थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा यहां पर, उसकी वजह से मेरी यहां पर एक स्ट्रेस डेवलप होगी, जिसकी वजह से ये सरिया, सपोज इधर टी फोर्स है, इधर टी प्लस डी टी है, तो ये सरिया इधर खींचने की कोशिश करेगा, इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा, कंक्रीट इसको रोकेगा। तो कंक्रीट रोकेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक चीज खींच रही है और एक चीज उसको रोक रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, रोकने वाली फोर्स कौन सी हो जाएगी आपकी, बॉन्ड, जो आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी, बॉन्ड के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है इसकी। तो यहां पर खींचने वाला फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट की वजह से। इसी वजह से यहां पर रोकने वाली जो फोर्स है उसको हमने फ्लेक्सुरल बॉन्ड का नाम दे दिया। मतलब रोकने वाला जो इसका जोड़ होगा, रोक के रखेगा जो फोर्स इसको, वो क्या होगा, यहां पर आपका फ्लेक्सुरल बॉन्ड की वजह से फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आएगी इसकी यहां पर, ठीक है। उसको मैंने इसीलिए इसके खींचने वाले फोर्स की वजह से ही यहां पर नाम दे दिया। ये चीज क्लियर सबको। अब यहां पे ये देखेंगे, देखो यार एक चीज आप समझ के चलना, क्योंकि कई बच्चों को हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन भी रहे कि जब हम ऐसे खींचते हैं या इस तरह से दो सरफेसेस आपस में स्क्रैच होंगे तो वो तो शियर फोर्स होती है, तो ये भी आपकी शियर फोर्स ही होती है वैसे, ठीक है। अगर हम इसको अगर ध्यान से देखें तो ये शियर फोर्स का ही एक रूप है,
ठीक है। बस इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एनालाइज इस तरह से कर रहे हैं तो बॉन्ड की वैल्यू हमें यहाँ से इन दोनों के बीच में जोड़ पता चल रहा है मुझे, इसलिए यहाँ पर हम उसी शेयर फोर्स की वजह से ही यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड हमें कितनी मजबूती से यहाँ पर मिल रहा है, कितना मजबूत बॉन्ड हमें मिल रहा है बेसिकली, वो बेसिकली शेयर फोर्स पे ही डिपेंड करेगा। अगर शेयर फोर्स जीरो हो जाएगी ना तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगी, बॉन्ड की जो स्ट्रेस आएगी तो बॉन्ड की स्ट्रेस जो आएगी वो भी आपकी किससे आएगी, शेयर फोर्स अगर कुछ होती है तो उसी की वजह से यहाँ पे कुछ स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगी। देखो शेयर फोर्स भी यहाँ पे भी, अगर मैं शेयर फोर्स भी रिप्रेजेंट करता तो यहाँ पर इस सरफेस पे मुझे शेयर फोर्स सपोज V प्लस dV मिलती और यहाँ पर V मिलती सपोज, जो शेयर फोर्स मेरी होती, तो वो मैंने रिप्रेजेंट नहीं करी क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। तो यहां पर ये जो फोर्सेस हमारी एडिशनल आ रही हैं, ये एडिशनल फोर्सेस भी हमारी क्या कर रही हैं, यहां पर जो चेंज इनके अंदर थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, उन्हीं की वजह से यहां पर एक तरफा कुछ फोर्स ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वो हमारे सरिये को, हमारे मटेरियल को यहां पर खींचती हुई नजर आ रही है। तो ये खींचेगी यहां से, लेकिन हम इसको रोक के रखेंगे, तो जो रोक के रखेगी वो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। और कौन सी फोर्स की वजह से हमारे यहाँ पर ये नेचर हमें खींचती हुई फोर्स मिल रही थी, या मतलब किस इफेक्ट की वजह से हमें ये चीज फोर्स देखने को मिली थी यहाँ पर, फ्लेक्सुरल इफेक्ट की वजह से। इसीलिए रोकने वाली ताकत को हमने फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस या फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल दिया यहाँ पर। ठीक है भाई, वो आगे डिटेल में भी अभी हम पूरा इसको डिराइव भी करेंगे कि इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। जो स्ट्रेंथ मैं यहाँ पर देखूंगा, रोकने वाली जो ताकत है वो कितनी ताकत या उसकी वैल्यू क्या आएगी, जिसकी स्ट्रेंथ जो मैं कैलकुलेट करके चल रहा हूं वो एग्जैक्टली क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो समराइज करते हैं इसको। हमने फ्लेक्सुरल बॉन्ड को आया किस वजह से था, डिफरेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट की वजह से। ठीक है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट थोड़ा सा चेंज हमें दिख रहा था, ठीक है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। इसीलिए हमारे स्टील के अंदर भी, हमारे पूरे बीम के अंदर क्या दिख रहा है हमें, चेंज ऑफ स्ट्रेसेस दिख रही हैं। उनकी वजह से जो छोटा सा चेंज एक्स्ट्रा नजर आ रहा है हमें बेंडिंग मोमेंट के अंदर यहाँ पर, उसकी वजह से स्ट्रेसेस डेवलप हुई। उनकी वजह से हमारा जो स्टील है या दूसरा कंपोनेंट भी अगर होगा, तो सपोज स्टील की बात करते हैं तो सरिये के अंदर क्या होगा, हमारे टेंशन सपोज एक्स्ट्रा डेवलप हो गई इधर, और वो इसको खींचने की कोशिश करेगा, और खींचने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, एक ऐसा फोर्स भी डेवलप होगा जो किसको रोकने की कोशिश करेगा। उसी रोकने वाली फोर्स को हमने फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेंथ कह दिया, और खींचने वाली फोर्स सपोज यहाँ पर T प्लस dt आ रही थी हमारी। ये चीज क्लियर। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों नाम दिया, क्योंकि बॉन्ड बेंडिंग की वजह से, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से ही ये खींचने वाली फोर्स डेवलप हुई थी। इसीलिए हमने रोकने वाली फोर्स को भी बेंडिंग मूवमेंट की वजह से ही यहाँ पर फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेंथ का नाम दिया है। अब देखते हैं वैल्यू क्या होती है, इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। अब यहां पर देखो, सपोज अगर मैं यहां पर चेक करता हूं एट 1-1, अगर मैं सेक्शन 1-1 पर बात करता हूं किसकी, यहां पर मिलने वाले बेंडिंग मोमेंट की, तो मुझे यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा m, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, c इंटू में लीवर आर्म, c इंटू लीवर आर्म, या फिर क्या कह सकता हूं t इंटू में लीवर आर्म, कुछ भी बोल सकता हूं, दोनों बराबर ही आनी चाहिए। ये दोनों फोर्सेस है, ये खुद को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही है। तो ये C फोर्स और ये T फोर्स, ये क्या करेंगे, एक मूवमेंट मुझे जनरेट करके दे देंगी यहां पर। ठीक है, और ये सपोज लीवर आर्म आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, C इंटू में लीवर आर्म सपोज J इंटू D। ठीक है, बैलेंस्ड सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, T इंटू में J इंटू D। ठीक है भाई, लीवर आर्म मैंने J इंटू D यहाँ पर लिखा है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर सपोज 1 आ गई यहाँ पर। अब एट सेक्शन 2-2, एट 2-2, अगर 2-2 की बात करता हूं मैं सेक्शन 2-2 के ऊपर, तो सेम इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर, सपोज इसको ऊपर लिख लेते हैं, तो एट सेक्शन 2-2, तो यहां पर हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, m प्लस डी एम। कितना बेंडिंग मोमेंट है, m प्लस डी एम, और वैल्यू क्या आएगी, c प्लस डी सी इंटू में लीवर आर्म इक्वल टू T प्लस डी टी इंटू में लीवर आर्म। ये चीज क्लियर सबको, T प्लस डी टी इंटू में लीवर आर्म। लीवर आर्म हमने यहां से चेक कर ही लिया कितना आ रहा है,
m प्लस dm, तो c प्लस dc इंटू जे डी इक्वल्स टू टी प्लस डी टी इंटू में जे डी, यही आ जाएगा। और सपोज अब मैं यहां से ये इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, ठीक है। ये हमारी हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब मैं क्या करता हूं, 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 माइनस करता हूं, नाउ 2 माइनस 1, टेंशन वाली साइड में यहां से कंसीडर करके चल रहा हूं, ठीक है। स्टील की साइड से कंसीडर करके चलूंगा तो स्टील वाला पोर्शन ही मैं यहां पर सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो क्या आ जाएगा यहां पे, m प्लस डी एम माइनस यहां पर क्या था m इक्वल्स टू टी प्लस डी टी इंटू में जे डी माइनस टी इंटू में जे डी, ये क्या था टी इंटू जे डी। अब मुझे यहां से मिल गया तो यहां पे क्या मिलेगा रिजल्टेंट हमें, डी एम, और यहां पे टी प्लस डी टी माइनस इंटू जे डी माइनस टी इंटू जे डी, क्या आ जाएगा हमारा यहां पर डी टी इंटू में जे डी। तो यहां से डी टी फोर्स मेरी कितनी आ जाएगी, डी एम अपॉन जे इंटू डी। यहां से मुझे डी टी फोर्स की वैल्यू पता चल गई कि डी टी फोर्स जो है मेरी वो कितनी होगी, डी एम अपॉन जे इंटू में डी, ये वैल्यू हमारी डी टी फोर्स की आ जाएगी। अब इसके बाद हमें डी टी फोर्स तो देखो यहां से मिल गई कि डी टी फोर्स की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी। अब डी टी फोर्स के बाद जो चीज हमें यहां पर देखनी है वो क्या देखनी है कि हमारी यहां पर फ्लेक्सुरल बॉन्ड के अंदर स्ट्रेंथ क्या आएगी। ये चीज क्लियर, फ्लेक्सुरल बॉन्ड के अंदर स्ट्रेंथ क्या आएगी वो चीज चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीटी फोर्स जो हम यहां पर देख रहे हैं, इसी डीटी फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस आ रही है। यहां पर लिख भी लो ये चीज बेशक कि ड्यू टू दिस डीटी फोर्स फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस इज डेवलप्ड। ठीक है भाई, तो ये डीटी फोर्स ही हमारी क्या करेगी, डीटी फोर्स ही हमारी क्या करवाएगी, यहां पर फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप करवा देगी। तो देयरफॉर फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस क्या होगी हमारी, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस यहां पर देखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब भी हम यहां पर फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस लिखेंगे या हम जब बात करेंगे डीटी फोर्स, जब बात करेंगे डीटी फोर्स की, तो ये डीटी फोर्स हमारी किसको बैलेंस कर रही होगी, बेसिकली हमारी रोकने वाली ताकत को। ये कौन सी ताकत है, खींचने वाली है ना, ये बाहर जो खींच रही थी। तो जो रोकने वाली फोर्स थी हमारी वो कौन सी है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस तो जो डेवलप हो रही है बेसिकली, और जो स्ट्रेंथ वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी। तो जब मैं बात करूंगा रोकने वाली फोर्स की, मतलब डीटी फोर्स तो हमने देख लिया, खींचने वाली फोर्स तो इतनी आ रही थी, ठीक है। अब रोकने वाली फोर्स भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो यहां पर हमारी क्या होगी, एक दूसरी डायरेक्शन में, मतलब मैं इसी इसके अंदर दिखा देता हूं आपको कि यहां पर ही आपको, ठीक है, इसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर ये इधर, सपोज आप इधर ही बात करते हो तो यहां पे आपको एक ऐसी फोर्स नजर आएगी जो कि इसको रोक रही होगी, और ये किसकी वजह से आ रही है, ये कितनी स्ट्रेस है, ये टाउ बीडी स्ट्रेस आपकी डेवलप हो रही होगी यहां पर। ये चीज क्लियर, क्योंकि ये इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इसकी डायरेक्शन इधर दिखाई है। ये इसको इधर रखने की कोशिश करेगी, और वो स्ट्रेस कितनी आएगी, टाउ बीडी, और कितने पोर्शन में काम कर रही होगी वो यहां पर देखो। सपोज मैं यहां पर बात इस सेक्शन की कंसिडर कर लेता हूं। इसी सेक्शन पे अगर मैं बात करूं, ये इधर, ये आपको एक स्ट्रेस जो है बॉन्ड स्ट्रेस वो देखने को मिलेगी यहां पर, ये चीज, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो कि डी एक्स लेंथ का,
लेंथ का था जो हमने यहां पर कंसिडर किया था। यहां पर आपको ये टाउ बीडी फोर्स, ये भी थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं, क्या होगा ये टाउ बीडी, ये एक स्ट्रेस जो है टाउ बीडी स्ट्रेस आपको हमारे इस सरिये के अंदर नजर आएगी, इस सेक्शन के अंदर। और डायरेक्शन मैंने उधर क्यों दिखाई, क्योंकि यहां पर आपकी ज्यादा खींच रही है ये फोर्स, dt अमाउंट इधर ज्यादा है। ये चीज क्लियर सबको। अब यहां पे हमें देखना है कि ये जो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस है जो कि किसके बराबर होगी, यहां पर किसके बराबर होगी, यहां पर dt फोर्स जो लगा रही होगी हमारी, ये किसके बराबर होगी या इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो टोटल dt फोर्स लिख लो या फिर यहां पर आप क्या करो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस निकाल लो। तो यहां पर ये लिख लो कि टोटल dt फोर्स जो होगी आपकी, टोटल dt फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां से फोर्स कैसे निकालते हैं हम, स्ट्रेस इनटू में एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब स्ट्रेस हमारी यहां पर कौन सी आ रही है, इसकी वजह से, या ये टेंशन किसकी वजह से एक्स्ट्रा डेवलप हो रही थी, या इसी एक्स्ट्रा टेंशन की वजह से कौन सी स्ट्रेस डेवलप हो रही थी, कुछ भी कह सकते हो आप। सारी चीजें क्या है, सेम ही रिजल्ट आपको देंगी यहां पर। तो ये जो हमारी स्ट्रेस डेवलप हो रही थी, ये स्ट्रेस हमारी ये फोर्स जो डेवलप हो रही थी ये टाउ बीडी की वजह से हो रही थी। तो स्ट्रेस इनटू एरिया जब लिखूंगा तो स्ट्रेस हमें पता चल गई कि कौन सी स्ट्रेस थी, टाउ बीडी। तो टाउ बीडी हमारी स्ट्रेस आ गई, इनटू में एरिया कौन सा कंसीडर करूंगा जिसकी वजह से हमें ये डीटी फोर्स जो, या जिसको ये डीटी फोर्स बैलेंस कर रही होगी। एरिया, ये स्ट्रेस कितने एरिया पे लग रही है, ये इतने एरिया पर लग रही है भाई। यहां पर ये पूरी की पूरी स्ट्रेस डेवलप हो रही थी, तो ये पूरे dx रीजन के अंदर हमारी ये फोर्स नजर आ रही है। ये क्या है, सेम वैसे ही मैंने आपको दिखाया था। तो ये कैसे लग रही होगी, ये ऐसे रोकने वाली फोर्स ऐसे है ना ये, तो ये क्या कर रही है, ये इसके चारों तरफ यहां पर ये पूरे के पूरे इसके सरकमफेरेंस के अराउंड यहां पर लग रही होगी। ये इसने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इसको खींचना चाह रहा है बाहर की तरफ। तो कहां पे लग रही होगी, पूरे के पूरे पेरीमीटर के ऊपर। ये चीज सबको समझ आई, पेरीमीटर के ऊपर लग रही है। और कितनी लेंथ पे लग रही है, ये dx लेंथ मैंने जो यहां कंसिडर करी है। तो इसका एरिया जब मैं लिखूंगा फोर्स का, ये जो फोर्स या इतनी स्ट्रेस जो लग रही है कितने एरिया पर लग रही होगी, ये लग रही होगी n इंटू में पाई इंटू फाई। पाई डी होता है हमारा बेसिकली जो पेरीमीटर होता है, नंबर ऑफ स्टील बार्स जितने भी मैंने यूज किए होंगे वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। तो जितने भी सरिये यहां पर होंगे सभी के ऊपर ये फोर्स आ रही होगी। तो n हमारा हो गया नंबर ऑफ स्टील बार्स इंटू में पाई इंटू डी पेरीमीटर इंटू में कितनी लेंथ पर लग रही है, ये dx लेंथ पर, dx लेंथ पर लग रही है। यहां से मैंने ये पूरी स्ट्रेस, और ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा का पूरा एरिया, और ये क्या है हमारी स्ट्रेस। फोर्स मैंने यहां से रिप्रेजेंट कर दी। अब dt मैंने पहले कैलकुलेट करी थी, कितनी थी, dm अपॉन jd। तो dm अपॉन jd ये क्या हो जाएगी हमारी यहां पर, ये हो जाएगी टाउ bd इंटू में n इंटू पाई इंटू फाई इंटू में dx। अब क्या कर सकता हूं, ये dx में यहां पर लेके जा सकता हूं। तो dm अपॉन dx इंटू में jd इक्वल्स टू टाउ bd इंटू में n पाई फाई। अब देखो, एक आपको यहां से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर से एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, या आप वहां पे समझोगे, डिटेल में नहीं करेंगे, हमें वहां पर एक रिजल्ट का पता चलेगा। क्या पता चलेगा, जो dm होता है आपका, चेंज इन मूवमेंट होता है, वो क्या होता है आपका, सॉरी, जो dm अपॉन dx होता है वो आपका शियर फोर्स होता है। ठीक है, dm अपॉन dx की जो वैल्यू होगी आपकी, चेंज इन मूवमेंट अपॉन चेंज इन यहां पर लेंथ होगी, इसको हम सोम से डिराइव करेंगे कि कैसे ये वैल्यू आती है। इसको हम शियर फोर्स बोलते हैं। ये क्या है हमारी v जो मैंने यहां पर लिखी है, शियर फोर्स। कैसे आता है ये फॉर्मूला, ये वहां पर पूरा डिराइव करेंगे हम इसको एज इट इज। यहां पर हम वो रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि शियर फोर्स जो होती है हमारी वो क्या होती है, dm अपॉन dx। ये चीज क्लियर सबको।
इसी रिजल्ट को यहां पर लिख भी लेना बेशक, फ्रॉम सोम, फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट, हम ये चीज यहां पर यूज करेंगे। तो सोम से हमने ये रिजल्ट डिराइव किया, तो यहां पे हमें ये चीज मिली, ये dm/dx देखने को मिल गया यहां से। तो देयरफॉर यहां पे हमारा v/j इंटू में d इक्वल्स टू टाउ bd इंटू n पाई इंटू फाई, यहां पे हमें ये चीज देखने को मिल गई। और अगर मैं स्ट्रेस की बात करता हूं तो देयरफॉर टाउ bd जो स्ट्रेस आएगी वो क्या आ जाएगी यहां से, v/n इंटू पाई इंटू फाई इंटू में jd को आप लीवर आर्म भी बोल सकते हो। ये आपकी यहां से क्या आ गई। इसी को मैं अगर यहां पे ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस है, बट यहां पर किसकी वजह से आ रही थी, फ्लेक्चर की वजह से, इसीलिए इसको मैं फ्लेक्चर बॉन्ड स्ट्रेस भी बोल सकता हूं। यहां पर फ्लेक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको हम। तो इसको F से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, फ्लेक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस। सपोज यहां पर मैं यहां पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्चर की वजह से आ रही है तो इसीलिए इसको फ्लेक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस बोल दिया यहां पर। ये इसको थोड़ा सा और हम फर्दर सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं वैसे, बट कोई जरूरत नहीं है। जैसे टाउ bd यहां पर अगर हमारा आ गया तो v/ इसको n इंटू पाई इंटू फाई को क्या लिख सकते हैं, सबमिशन ऑफ पेरीमीटर्स, जितने भी स्टील बार होंगे उनका पेरीमीटर ही तो है ये, तो सबमिशन ऑफ पेरीमीटर्स p इंटू आई इंटू में jd, ये भी लिख सकते हैं हम। अगर कहीं पे ये आपको मिल जाता है, कहीं पे सबमिशन ऑफ ऑर्डिनेट लिखा होगा, सबमिशन ऑफ o, तो वो आपका पेरीमीटर ही है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि यहां पे आपकी जो फ्लेक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस आएगी, ठीक है भाई, फ्लेक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस आती है वो आपकी शियर स्ट्रेस के थ्रू ही डेवलप होगी, शियर फोर्स के थ्रू ही डेवलप होती है। वो हमने यहां पे फॉर्मूले से भी चेक कर लिया। तो जब भी मैं इसको कैलकुलेट करूंगा यहां पर, तो इस फॉर्मूले के थ्रू मैं फ्लेक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस निकाल सकता हूं। फ्लेक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस हमारी कैसे आएगी वो पूरा का पूरा हम यहां पर चेक कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। पूरी फोर्स की कैसे वैल्यू आती है, कैसे, या जो स्ट्रेस है वो हमारी कैसे डेवलप होती है, और डेवलपमेंट के बाद में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वो आपकी वैल्यू तक पहुंचेगी, क्या वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड जो मुझे निकालना होगा वो मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू से निकाल सकता हूं। ये चीज क्लियर। अभी तक हमने क्वांटिफिकेशन नहीं करा था, क्वालिटेटिवली पढ़ रहे थे कि हाँ कुछ स्ट्रेस आएगी कुछ नहीं आएगी, वो चीजें पढ़ रही थी, बट कितनी आएगी वो हमें यहां से पता चल जाएगा। जब न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे तो आप इसको यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इनके, पूरा इसको अच्छे से समझेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू जब आप करते हो चीज, तो मैंने पहले ही बताया डाउट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो वो भी देखेंगे, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये हमने फ्लेक्चरल बॉन्ड स्ट्रेस, यहां पर फ्लेक्चरल बॉन्ड के बारे में भी चेक कर लिया कि कैसे कैसे डेवलप होता है। नेक्स्ट जो हमारा बोला है आईएस कोड ने, यहां पर आईएस कोड ने हमारा एक चेक दिया है बेसिकली कि बॉन्ड के अंदर जो हम यहां पर बॉन्ड लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ जो हम यहां पर प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ को एंकरेज लेंथ भी बोल देते हैं कई बार। तो डेवलपमेंट लेंथ या हमारी कोई सी भी एंकरेज लेंथ है, अगर वो हमारी सिंपली सपोर्टेड एज पर, अगर मैं सिंपली सपोर्टेड किनारे पर बात करता हूं, या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट वो होता है जहां पर आपके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपका बेंडिंग मोमेंट जो है वो चेंज करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब आपका बेंडिंग मोमेंट जिस भी पॉइंट पर साइन चेंज करता है उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहते हैं। ये चीज क्लियर सबको। तो और उसी पॉइंट को अगर मैं डिफ्लेक्शन प्रोफाइल की बात करता हूं, मतलब अगर मैं बीम की डिफ्लेक्शन देखूंगा, तो बीम की डिफ्लेक्शन को अगर चेक करता हूं, तो जिस पॉइंट पर मेरा बीम जो है वो कर्वेचर चेंज करता है अपना, ठीक है, शेप चेंज करता है, बेसिकली शेप जहां चेंज करेगा उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और वही पॉइंट हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर देखने को मिलता है। मतलब यही पॉइंट आप अगर बीम की डिफ्लेक्शन प्रोफाइल चेक करोगे तो उसमें यही पॉइंट आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के रूप में दिखेगा, सेम ही जगह मिलेंगे दोनों। तो वो जस्ट यहां पर आया था इसलिए बता दिया आपको, क्योंकि कई बार यूज हो जाती हैं ये चीजें।
तो अब यहां पर भी हमें एक डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक बता दिया IS कोड ने कि आपको अगर ये आपका केस है, इनमें से कोई सा भी है, सिंपली सपोर्टेड एज का है या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का, इनके अंदर आपको डेवलपमेंट लेंथ के लिए एक चेक लगाना पड़ेगा। क्या चेक होगा? ये आपका क्लॉज नंबर 26.2.3.3 सी पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट शैल बी लिमिटेड। अब यहां पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट, अभी बताऊंगा। डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट शैल बी केप्ट लिमिटेड टू सच दैट, या फिर टू सच डायमीटर दैट LD शुड बी लेस देन MU1 अपॉन VU प्लस L0। मतलब आप जो रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करने वाले हो, जो सरिया यूज करने वाले हो, उसका डायामीटर आपको इतना रखना है कि आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो इससे कम आए। ये चीज समझ आई? अब इसके अंदर आपको एक डाउट और हुआ होगा कि इसके अंदर डायमीटर का क्या रोल है, डायमीटर के लिए क्या चेक हुआ। तो अभी न्यूमेरिकल, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू चेक करेंगे कि हम हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेस जो आ रही है वो घटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? हम हमारे रीइंफोर्समेंट का डायामीटर कम करके, डायामीटर कम कर देंगे और नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देंगे, तो हमारी स्ट्रेस बेसिकली डिवाइड हो जाएगी, ज्यादा सरिये के ऊपर, ज्यादा एरिया के ऊपर फैल जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉन्ड स्ट्रेस कम हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, डायामीटर का। उसके लिए हमें चेक दिया है IS कोड ने। तो डायमीटर हमारा इतना होना चाहिए कि हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो इस वैल्यू से कम रहे। अब इस वैल्यू के अंदर MU1 क्या है, VU क्या और L0 क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं कि पाई इंटू 0.87 FY अपॉन 4 टाउ BD हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और WSM में है तो आपका 0.87 FY की जगह सिग्मा ST आ जाएगा, वो सेम चीज चलेंगी। अगर ये WSM के अंदर फॉर्मूला हो जाएगा तो यहाँ पर U नहीं आएगा, अल्टीमेट नहीं आएगा, नॉर्मल एक्चुअल मूवमेंट और एक्चुअल शेयर फोर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, जो उसके रिकमेंडेशन एजम्पशंस है उनके हिसाब से उसकी वैल्यूज चलेंगी। आजकल LSM यूज किया जाता है, इसीलिए मैं सारी वैल्यूज आपको LSM में ही लिखवाता हूं, तो अदरवाइज कोई खास चेंज नहीं है। तो अब इनके अंदर एक एक वैल्यू पढ़ लेते हैं कि भाई हमारी वैल्यूज क्या है। MU1 जो मैंने लिखा है यहां पर, ये क्या है? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन विद AST अवेलेबल एट सपोर्ट। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप जैसे निकालते थे पहले भी, किसी भी सेक्शन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हो जिसके अंदर स्टील आपको दिया हुआ है और AST जो आपको मिला हुआ है वो सपोर्ट पर जो आपको दिया हुआ है। बेसिकली हम पहले पूरे बीम का निकालते थे, यहां पर हमें किसके थ्रू निकालना है? जो स्टील हमारा सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट्स पर अवेलेबल मिल रहा है मुझे, मतलब जितना सरिया मुझे सपोर्ट के ऊपर मिल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ उतने ही स्टील को लेकर मैं यहां पर एरिया कैलकुलेट करूंगा और उतने ही स्टील को लेकर उसके सेक्शन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। ये चीज क्लियर? कैसे करते हैं? सबसे पहले XU निकालते हो आप 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। यहां से आपने XU निकाला, इसके बाद क्या करोगे? MU1 की वैल्यू निकालोगे जो कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0.87 FY इंटू में AST इंटू में D माइनस 0.42 XU। तो यहां से आप क्या करोगे? MU1 की वैल्यू निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, जो एरिया ऑफ स्टील आपके पास सपोर्ट के ऊपर अवेलेबल है। देखो ये अभी के लिए आप लोगों को ये चीज क्या करनी पड़ेगी? समझनी पड़ेंगे एज इट इज। इनको हम वैल्यूज के थ्रू जब समझेंगे तो आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगी, अभी भी नहीं बचेगी। वैसे तो मैंने बता दिया आपको, बट इसको यूज कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, MU1 हमारा हो गया क्लियर। इसके बाद जो VU बचा वो क्या है हमारा? वो क्या है? शेयर फोर्स। VU क्या है हमारा? शेयर फोर्स होता है हमारा, ठीक है। शेयर फोर्स जो हमारी आएगी यहां से, ठीक है, WU इंटू में LC/2 करके जैसे निकालते हैं हम जनरली, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? शेयर फोर्स। इसके बाद हमारी L0 जो बची, L0 क्या है यहां पर लिख लो। VU आपका क्या है? लिखा नहीं हुआ, VU आपका शेयर फोर्स है। VU क्या आपका? फैक्टर्ड शेयर फोर्स है बेसिकली, यहां पर जो हमने लिखा हुआ है। तो अब देखो L0 की जो वैल्यू है, L0 भी तो हमने यहां पे यूज किया ना, ये दोनों तो एज इट इज निकालने जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं। L0 जो है वो क्या है? लेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट बियॉन्ड सेंटर ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट जो आपकी प्रेजेंट है बीम के एंड्स पर, उस सपोर्ट को हाफ कर दो, उसके सेंटर पे पहुंच गए हम। सेंटर पे पहुंचने के बाद जितनी बाहर की तरफ आपकी जो लेंथ बचती है
उसी लेंथ को हमने एल नॉट बोला है। मतलब लेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट बियॉन्ड सेंटर ऑफ सपोर्ट, सेंटर ऑफ सपोर्ट के बाहर जितनी भी लेंथ बचती है उसको मैंने एल नॉट बोल दिया। क्लियर? प्लस लेंथ ऑफ हुक और बेंड इफ प्रोवाइडेड। अगर कोई हुक दिया है, सपोज इस तरह से मैंने हुक दिया हुआ है कोई भी, या कोई भी बेंड दिया हुआ है, तो उसकी भी मुझे लेंथ क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, अगर मैंने दिया है तो। अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज इसको कैलकुलेट कर लूंगा। सपोज अगर HYSD बार्स की बात करता हूं, ठीक है, FE415 FE500 की बात करता हूं अगर, तो इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपकी जो स्टील होगी, स्टील बार है जो, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि मैं इसके अंदर बेंड या हुक दूं, ठीक है, अगर हुआ तो ऐड कर दूंगा, अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं जनरली इसके अंदर LS/2 माइनस x डैश। मतलब LS क्या है आपकी यहां पर, लेंथ ऑफ सपोर्ट, मतलब विड्थ ऑफ सपोर्ट जो आपको दी हुई है वो, उसके हाफ, ये आपका सेंटर तक पहुंच गई, ये हाफ है और ये हाफ है विड्थ ऑफ सपोर्ट की। तो LS/2 हमारा ये है टोटल डिस्टेंस, इसमें से अगर ये कवर माइनस कर देता हूं तो मुझे इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, यही हमारी क्या है, एल नॉट। सेंटर से हमारी एक्स्ट्रा जो बाहर की तरफ जो हमारी रीइंफोर्समेंट बचती है उसी की लेंथ क्या होती है, एल नॉट। ठीक है, तो वो मैं यहां से कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, HYSD बार्स के अंदर सपोर्ट की लेंथ का हाफ उसमें से कवर को माइनस कर दूं। LS क्या है हमारी लेंथ ऑफ सपोर्ट और x डैश क्या है, कवर। तो यहां से हमारा HYSD बार्स का एल नॉट जो है वो क्लियर हो गया। बट हमारे माइल्ड स्टील के बारे में क्या बोला हुआ है, सपोज माइल्ड स्टील में हमारे हम ये रिब्स नहीं प्रोवाइड करते, माइल्ड स्टील के अंदर रिब्स नहीं होते, पता है आप लोगों को, ठीक है। अब माइल्ड स्टील की अगर बात होती है तो सपोज मैंने इस तरह से हुक दिया हुआ है, अगर हुक दिया हुआ है और लेंथ को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं एल नॉट को, तो एल नॉट की वैल्यू कैसे निकाल लूंगा मैं, LS/2 ये तो है ही, LS/2 ठीक है, माइनस x डैश, x डैश मतलब कवर मैंने माइनस कर दिया, तो यहां तक पहुंच गया मैं ये इतनी वैल्यू तक। बट इसके बाद भी कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे बेंड के रूप में दी हुई है, तो ये क्या हो गया, +13 टाइम्स ऑफ 5 जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, हुक या बेंड जो भी है हमारा, +13 टाइम्स ऑफ 5 भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा और मुझे यहाँ से एल नॉट की वैल्यू मिल जाएगी और उसको फिर मैं फर्दर LD निकालने के लिए यूज कर सकता हूँ। इसके अंदर एक चीज और, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्ट्राफ्लेक्चर या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा हमें देखने को मिलता है कहां पे, जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है या जीरो होता है, आप जो जनरली जीरो बोलते हो, बट जनरली वो रियल में पॉइंट कौन सा होता है जहां पे वो साइन चेंज करता है, ठीक है। उन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या जो भी पॉइंट आपको मिलता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर BMD के थ्रू और डिफ्लेक्शन प्रोफाइल में वही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। अगर वहां पे वैल्यू निकालता हूं एल नॉट की, तो 12 टाइम्स ऑफ 5 या फिर D, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ले लूंगा और इसको पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है भाई, ये चीज सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि एल नॉट की वैल्यू मैंने 2-3 तरीके से यहाँ पे देखी है, उसको यहां से निकाल लूंगा और इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। अब एक केस और दिया हुआ आपको, स्पेशल केस जो है, स्पेशल केस में क्या बोला हुआ है यहां पर, इफ एंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट आर कन्फाइंड बाय अ कंप्रेसिव रिएक्शन, अगर आपके एंड्स जो हैं, आपके एंड्स हैं रीइंफोर्समेंट के, वो कन्फाइंड है, मतलब कि वो एक तरह से बंधे हुए हैं, कन्फाइंड बाय कंप्रेसिव रिएक्शन, कंप्रेसिव रिएक्शन के द्वारा उनको बांधा हुआ है, रोका हुआ है रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ MU1 अपॉन VU में बी इंक्रीज्ड बाय 30%। तो ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू को मैं 30% बढ़ा सकता हूं। क्लियर, इसकी वैल्यू को मैं 30% इंक्रीज कर सकता हूं, तो जो हमारा चेक हो जाएगा डेवलपमेंट लेंथ का वो क्या बन जाएगा, LD शुड बी लेस देन और इक्वल टू MU अपॉन V1 का 30% इंक्रीज करना था, इसलिए वैल्यू क्या हो गई 1.3 टाइम्स ऑफ MU1 अपॉन VU प्लस L नॉट। तो चेक हमारा ये हो गया। अब ये देखने को कहां मिलता है हमें बेसिकली कि कन्फाइंड है कंप्रेसिव में या नहीं है, वो केसेस हमारे यहां पे हमने यहां पर दिखाए हुए हैं। पहला केस क्या है, कन्फाइंड केस, जिसके अंदर हमें ये वैल्यू यूज करनी होगी। कन्फाइंड का मतलब क्या है, यहां पे आपने सपोर्ट बनाई है और ये आपका सरिया, यहां पे रीइंफोर्समेंट जो वो प्रेजेंट है, यहां पे आपकी सपोर्ट क्या कर रही है, इसको कन्फाइन कर रही है, यहां पे फोर्स लगा रही है, कंप्रेसिव फोर्स इस पर्टिकुलर स्टील के ऊपर, रीइंफोर्समेंट के ऊपर, यहां से सपोर्ट की तरफ से कंप्रेसिव रिएक्शन आपको मिलेगी। तो इसने इसको क्या किया, कन्फाइन करके रखा हुआ है कंप्रेसिव रिएक्शन ने, यहां से कंप्रेसिव रिएक्शन आएगी और उसने इसको बांध के रखा हुआ है, रोका हुआ है यहां पर, ठीक है, एक तरह से बांधा हुआ है।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये इस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू यूज़ करूँगा 30% बढ़ा के। अगर सपोज ऐसा केस नहीं है और कुछ दूसरा केस है हमारा जिसमें नॉट कन्फाइंड का केस है, कन्फाइंड नहीं है हमारा स्टील बार, मतलब कैसा हो दिखेगा, कैसे वो हमें इस तरह से, सपोज हमारी ये जो स्लैब है ये यहाँ तक है, सपोर्ट हमारी नीचे से शुरू हो रही है, सपोर्ट हमारी यहाँ तक है, तो जो सपोर्ट रिएक्शन देगी वो इस पॉइंट पे देगी। स्टील बार्स पर हमारी जो कंप्रेसिव रिएक्शन है वो इतनी नहीं एक्ट करेगी, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट मुझे यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए उसने इसको कन्फाइंड नहीं किया, कंप्रेसिव रिएक्शन ने इसको बांधा नहीं बांधा, तो क्या होगा, यहाँ पर मैं नॉर्मल वैल्यू यूज करूंगा, कोई भी मुझे अलग से चेक लगाने की जरूरत नहीं है, 30% इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली मैं इस वैल्यू को भी एज इट इज यूज कर सकता हूँ नॉर्मल चेक की तरह से। तो डेवलपमेंट लेंथ का मैंने यहाँ पे एक चेक भी पढ़ लिया है कि कैसा होता है, रिकमेंडेशन के तहत हमने कैसा देखा। तो सारा हम यहाँ पर अभी तक बॉन्ड लेंथ के बारे में, डेवलपमेंट बॉन्ड के बारे में, डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, एंकरेज बॉन्ड, फ्लेक्सुरल बॉन्ड हमारे किस तरह के होते हैं, देखने को कैसे मिलेंगे, वैल्यू क्या क्या आएगी, सारी चीज़ें यहाँ से हम अभी तक समझ चुके हैं। ठीक है, तो बॉन्ड के बारे में काफ़ी चीज़ें हम जान चुके हैं, इन सब को अप्लाई करने की बारी आती है। अब एक दो न्यूमेरिकल से हम इनको यूज़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इनको मैं जब यूज़ करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो कैसे मुझे इनकी वैल्यूज़ मिलेंगी और कैसे मुझे ये देखने को मिलेंगे। तो वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू।